Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the 2020 previous year questions from physics. और ये क्वेश्चन CBSE क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के सिलेबस से रिलेवेंट है. तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो पहला क्वेश्चन है. हाँ, इससे पहले कि मैंने यहाँ पर एक और वीडियो में आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं टर्म 2 से रिलेटेड 2020 में जो पूछे गए थे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज लार्ज अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पहले देख लेते हैं क्या होता है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एक्चुअली दिस टेलीस्कोप. इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो ये वाला जो लेंस होता है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव लेंस. क्यों? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज़ को, ये ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट से आती हुई रेज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को देखता है एक्चुअली में. एंड दिस इज़ योर आई पीस. ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में कॉनकेव मिरर है. एंड दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर. तो यहाँ से ये रेज आती हैं, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है. अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज. अपर्चर मतलब इसका रेडियस बड़ा है, यानी कि बड़ा लेंस है ऑब्जेक्टिव वाला. तो इसका मतलब ये ज़्यादा ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, मतलब ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट को देख पाएगा. और इसका हमें क्या पता है कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली बीटा बाई अल्फा. व्हाट इज बीटा? बीटा इज द visual angle of the image by visual angle of the object होता है ना. अब विजुअल एंगल ऑफ द इमेज बाई विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जितना बड़ा आपका विजुअल एंगल ऑफ द, मतलब विजुअल एंगल इमेज का इतना बड़ा होगा, क्योंकि अपर्चर बड़ा है तो विजुअल एंगल ऑफ द इमेज बड़ा होगा. तो यानी कि बीटा विल बी हाई. बीटा विल बी हाई मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप विल बी हाई. सो जिसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए. सिंपल क्वेश्चन था. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बाईकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47. पहले तो मैं बाईकॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ. बाईकॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली में ऐसा होता है ना. अब इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि दिस इज़ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, विच इज़ इक्वल टू 1.47. इमर्ज इन ए लिक्विड, ये एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया है μ1. इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव्स एज ए प्लेन ग्लास प्लेट. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज व्हाट? अब आपको ये पता होगा कि एक्चुअली में जब भी इसमें क्या होता है कि इसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है इसके केस में, 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है, जिसमें फोकल लेंथ क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जिसमें दिस इज योर फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकंड सरफेस. सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सरफेस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सरफेस. μ2 अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज बिहेविंग एज ए प्लेन ग्लास प्लेट. मतलब प्लेन ग्लास प्लेट का मतलब क्या है कि इट इज बिहेविंग एज दिस वन. प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि इसका जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा इन्फिनिटी. ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या है, दिस हैज बिकम ज़ीरो, यानी कि μ2 बाई μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पर क्या हुआ, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू 1, और μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू 1 मतलब μ2 इज इक्वल टू μ1. तो यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. तो बाहर के मीडियम का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो भी 1.47 ही होना चाहिए. तो इसका मतलब 1.47 इक्वल टू 1.47, दिस मस्ट बी योर आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
This question is, for a glass prism the angle of minimum deviation will be smallest for the light of रेड कलर ब्लू कलर। अच्छा, अब एक्चुअली यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जो होता है उसकी वैल्यू वो होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, है ना। तो वैसे तो डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए आपको पता होगा, पर आपको ये पता होता है मिनिमम डिविएशन के लिए हम क्या करते हैं, आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई हो जाता है, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आई वन क्योंकि हमें पता है तो आई वन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हो जाता है, म्यू इंटू आर वन, और आई टू इज इक्वल टू म्यू इंटू आर टू हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो ये जो चीज़ हो जाती है ये हो जाती है म्यू माइनस वन इंटू ए, क्योंकि बिकॉज आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन होती है, इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन होती है। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम इज म्यू माइनस वन इंटू ए। अब यहाँ पर क्या है कि मिनिमम डिविएशन जो है वो प्रोपोर्शनल है म्यू के। अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्यों? बिकॉज म्यू इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। और v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो बिकॉज म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि मिनिमम डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आपकी रिलेशन आ गई। अब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसका डिविएशन सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट सबसे लो, फिर इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये होता है वेवलेंथ का ऑर्डर, है ना। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। इसका मतलब मिनिमम डिवीजन किसका होगा, रेड का। तो यानी कि डेल्टा एम विल बी मिनिमम फॉर रेड के लिए। ये है आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, रेड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following statement is not correct according to Rutherford model? अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको पता ही होगा। रदरफोर्ड एक्चुअली एटॉमिक मॉडल क्या था, वो वाला एक ऐसा मॉडल था जिसमें ये सबसे पहले ये फाइंड आउट किया गया था कि न्यूक्लियस सेंटर पर रेसाइड करता है और इलेक्ट्रॉन्स एटम में सेंटर के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके ड्रॉबैक्स थे और वो बहुत सारी चीज़ें थी। वो सब चीज़ें आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा वो एटॉमिक मॉडल का, तो सबसे पहला वीडियो है उसमें मैंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया है, या फिर आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो इसमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, गलत है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ये तो करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये भी करेक्ट ही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये भी करेक्ट है। मोस्ट पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ये भी करेक्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मॉडल, हाँ ये गलत है, बिकॉज यही इसका ड्रॉबैक था। ये एक्चुअली में द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, बिकॉज द प्रॉब्लम वाज व्हाट, प्रॉब्लम वाज उन्होंने पूछा कि जब यहाँ पर आपके पास बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा चारों तरफ, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है ये वेलोसिटी से, तो इसका मतलब इसके पास एक एक्सेलेरेशन भी होगा, दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विच इज़ एक्चुअली v²/r। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमेशा v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पर एक्ट कर रहा होगा, यानी कि एक्सेलेरेशन मूव एक्ट कर रहा है, यानी कि उस पर फोर्स भी होगा, F = mv²/r। तो जब फोर्स हो लग रहा है तो वर्क डन भी होगा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mv²/r इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके,
अब यहाँ पे वर्क हो रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से इस पे लॉस भी होगा काइनेटिक एनर्जी का, mv²/r इंटू डेल्टा एक्स, दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पाइरल होता हुआ ये सेंटर की तरफ आ जाना चाहिए, सेंटर में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो ये था सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो स्टेबल नहीं था उसके हिसाब से न्यूक्लियस, इनकी थ्योरी के हिसाब से, और दिस स्टेबिलिटी वाज नॉट, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल। तो ये गलत है। इसका मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 2 electron volt are successively incident on a metallic surface of work function 0.5 electron volt. The ratio of kinetic energy of most energetic photoelectron in the two cases will be what? अब यहाँ पर आपको जो वर्क फंक्शन की जो बेसिक इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए, विच इज एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जब भी हम बॉम्बार्ड करते हैं किसी भी सरफेस पर, हम किसी भी जब इलेक्ट्रॉन फोटोन को जब बॉम्बार्ड करते हैं यहाँ पर एच न्यू, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल के जाता है विद पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका और कुछ some energy is used, some of this energy h nu is used for overcoming the work function, यानी कि attraction of the nucleus with the electron, तो उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ये बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन हो गया, या मैं इसको लिख सकता हूँ एच न्यू माइनस फाई नॉट, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच न्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू योर 1 माइनस 0.5 अपॉन 2 माइनस 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 अपॉन 1.5 विच इज़ इक्वल टू 1/2 अपॉन 3/2, 2 कैंसिल कर देते हैं तो 1/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि योर आंसर शुड बी सी। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। According to Bohr atomic model, the circumference of the electron orbit is always in de Broglie wavelength। अच्छा, circumference of an electron this orbit is defined as circumference क्या होगा? 2 pi r n। तो और आर एन क्या होता है? सरकमफ्रेंस तो ये हो गया है ना। तो सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई आर एन। अब यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशंस आएंगी, एक तो बोर का सेकेंड पोस्टुलेट, इसके हिसाब से क्या था? एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई था, ठीक। और जो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो यहाँ पर एच बाई एम वी, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो आर एन इज इक्वल टू एन बाई 2 पाई
इंटू लेमडा, ये आया, यानी कि 2πrn इज इक्वल टू n इंटू लेमडा हो गया। तो इसका मतलब जो सरकमफ्रेंस है, दिस सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड दिस इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बिकॉज n इज एन इंटीजर। n की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन एंड सो ऑन। तो दिस इज, इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी इंटीग्रल। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो पहला ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन बीटा डिके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज इन बीटा डिके द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस हैव द सेम नंबर ऑफ वॉट। बीटा डिके में जैसे सपोज आपके पास मैंने लिखा ZAM, इसमें बीटा डिके हो रहा है। बीटा डिके मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? Z+1AM प्लस -1E0 या फिर -1 बीटा 0 बिकॉज बीटा पार्टिकल इज दिस वन। तो यहाँ पर होगा क्या? सेम नंबर ऑफ, मास नंबर सेम होता है तो इसमें क्या होगा? मास नंबर इज सेम, यानी कि, और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेम नंबर ऑफ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। पहले मैं इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बना देता हूँ यार, सॉरी। दिस इज योर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, यानी कि इसके जो एंगल्स हैं वो 60 और 60 डिग्री होंगे, तीनों के तीनों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सफर से मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ऑफ ए बाई 2 होता है। वाई? बिकॉज इसके केस में क्या होता है? मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन जो कंडीशन होती है वो होती है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो यानी कि R इज इक्वल टू A बाई 2 हो गया। और दूसरा डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस A होता है, तो यानी कि डेल्टा प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू I हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है? यहाँ किसी भी सरफेस पे आप रिफ्रैक्शन कर दो, तो ये हो गया I और ये हो गया R। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। आपकी ये वाली रिलेशन आ जाती है ना, ये रिलेशन 1। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? बस हमें यहाँ पुट करना है वैल्यू। हमें क्या दिया हुआ है कि डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू गिवन टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ए की वैल्यू तो हमें पता ही है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाल देंगे। म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 120 बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री 60 बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज़ व्हाट? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा आपका म्यू इज इक्वल टू √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर, दिस इज द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 13A1 एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 3.6 फर्मी दिया हुआ है। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ इसका पूछा है हमें। तो हमें यहाँ पर जो रिलेशन पता होना चाहिए वो क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 इंटू A पावर 1/3, जिसमें A क्या होता है, A इज़ द मास नंबर। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R0 इंटू A क्या है 27 पावर 1/3 और R2 इज इक्वल टू R0 इंटू 64 पावर 1/3। अब आपको R2 बाई R1 रिलेशन डिवाइड कर दो इसको 1 और 2 को, 2 को 1 से, 2/1 जो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू 64/27 होल पावर 1/3। तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 64/27 होल पावर 1/3। R1 इज वॉट, R1 इज 3.6 इंटू 64/27 इज 4/3, होल पावर 1/3 इज 4/3। So this is 1.2 into 4, 4.8, यानी कि आपकी जो रेडियस है R2 दिस विल बी इक्वल टू 4.8 फर्मी। तो दिस इज योर आंसर। ये सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। योर सेकंड पार्ट इज व्हाट, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। दे हैव इक्वल स्पीड। हमें यहाँ पर पता क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। तो लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट, h बाई मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, h बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गिवन है आपको। तो लैम्डा प्रोटॉन बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, h बाई mp अपॉन h बाई me हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू h बाई mp इंटू h बाई me। तो यहाँ पे h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लैम्डा p बाई लैम्डा e इज इक्वल टू me बाई mp, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength associated with them is the ratio of mass of electron by mass of proton. This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The variation of stopping potential of the frequency with the frequency of light incident on the two different photosensitive surface M1 and M2 is shown in the figure. Identify the surface which is greatest value of work function. अब यहाँ पर आपको ये रिलेशन क्या पता होना चाहिए, रिलेशन इज योर दिस एच न्यू इज इक्वल टू योर वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज़ व्हाट, वी नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास, जल्दी ही समझा देता हूँ कि अगर आप मान लीजिए आपके पास दो ये हैं इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर आपने क्या किया है कि यहाँ पर आपने लाइट स्ट्राइक की है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए। अब इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए अगर आपने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट दिए रखा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई विच इज गिवन बाई वी नॉट अपॉन आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब इस पर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन को वो इस डायरेक्शन में लगेगी, वाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा इस पर, वर्क डन इज इक्वल टू ई इंटू आर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी चेंज हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी -0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वो। अब E क्या होता है, E इज इक्वल टू V/R होता है, यानी V/R इंटू ई इंटू आर हो गया, तो आर आप कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ हाफ mv², तो यहाँ से आपके पास आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V0 होता है, वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इस रिलेशन को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ है क्या कि पहले तो जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक दोगे यहाँ पर, तो पहले तो पहले तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल रेज होगा। अब यहाँ पर इससे हमें क्लियरली यहाँ विजिबल है कि जो फर्स्ट मेटल है M1, उसका जो वर्क फंक्शन है वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद देने के बाद उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल रेज होना चालू हो जाता है, और सेकंड वाले पे उसको इतना आगे देना फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, फिर उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल रेज होना चालू होता है। तो इसका मतलब जो वर्क फंक्शन ऑफ M2 φ0 इज़ हाई, यानी कि φ0 फॉर, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बिकॉज द φ0 फॉर M2 इज़ ग्रेटर देन φ0 फॉर M1। इसीलिए बस यही तो है, इन्होंने यही तो पूछा था किस सरफेस का ज़्यादा है, तो M2 का ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया आपका, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। φ0 ऑफ M2 इज ग्रेटर देन φ0 ऑफ M1। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई कैनॉट वी यूज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन द फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल LED। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यानी कि जो प्योर जो होते हैं उनको हम यूज़ नहीं करते, क्यों? दे आर बिकॉज दे आर प्योर, दे आर इंट्रेंसिक। और इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, फॉर विजिबल LED जो विजुअल LEDs होती हैं आपकी, उनके लिए जो बैंड गैप होता है ना, बैंड गैप मतलब द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, जो इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप होता है वो विजुअल LED के लिए लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी कि एक्चुअली लेस देन नहीं, वो रेंज में होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके, अगर मैंने इसको EG बोला है तो ये EG और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में होना चाहिए, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। पर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं, फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो बैंड गैप होता है EG बैंड गैप, वो लेस देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली हम इसको विजुअल LED की तरह यूज़ नहीं कर सकते। बैंड गैप जो होता है ना वो बहुत कम होता है इसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन में। पर हमें क्या होता है, हमें एक ऐसा सेमीकंडक्टर चाहिए जो कि हमें तब मिलता है जब हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं। हमें बैंड गैप ऐसा चाहिए होता है कि जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच में हो, इसलिए हम सिलिकॉन जर्मेनियम को विजिबल LED की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये रीज़न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Define the term half-life of a radioactive substance. Two different radioactive substances have different half-life T1 and T2 and a number of decayed atoms at an instant N1 and N2 respectively. Find the ratio of their activities at that instant. Half-life होता है, half-life is the time at which the radioactive sample disintegrates into its half. मतलब जैसे सपोज आपके पास एक क्वांटिटी थी A, अब ये टाइम t=0 पे था, यानी कि जब ये एक पर्टिकुलर टाइम t में जब इसकी क्वांटिटी A/2 रह जाएगी ना, गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियली ये 0 था और ये A था, जब ये A/2 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ अमाउंट बन जाएगा प्रोडक्ट, तो उसमें जो A की जो क्वांटिटी जितने टाइम में A/2 में हो गई, मतलब हाफ हो गई, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। दैट टाइम टेकन फॉर ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू रिड्यूस टू इट्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके,
समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैव हाफ लाइफ T1 एंड T2, यानी कि सब्सटेंसेस आपके पास 2 हैं, एक तो है आपका सब्सटेंस A और एक है आपका सब्सटेंस B। इसका मान लेते हैं, इसका जो डिके कांस्टेंट है वो λ1 है, इसका डिके कांस्टेंट है λ2। तो यहाँ पर इसका जो हाफ लाइफ है T हाफ A इज गिवन बाई log2 ln2 बाई λ1, और इसका जो हाफ है T हाफ B इज गिवन बाई ln2 बाई λ2। ओके, तो ये है आपके पास λ1 और λ2 की वैल्यू। अब यहाँ पर इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स एट एन इंस्टेंट N1 N2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटीज एट दैट इंस्टेंट। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज R1 इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू λ1 इंटू N1, जिसमें N1 क्या है, N1 है किसी भी इंस्टेंट पर जो A के जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। ये N2 टाइम T पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है B का। ऐसे ही R2 क्या होगा, वो होगा माइनस DB बाई DT इज इक्वल टू λ2 इंटू N2। तो ये है, अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 इंटू N1 बाई N2। और λ1 बाई λ2 आपने क्या निकाला हुआ है, इस रिलेशन से रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास आएगा T हाफ A बाई T हाफ B इज इक्वल टू λ2 बाई λ1 आ जाएगा। तो यानी कि ये रिलेशन आप लिख सकते हो ऐसे, T हाफ B बाई T हाफ A इंटू N1 बाई N2। दिस इज एक्चुअली योर आंसर। वैसे एक और चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, लेकिन ये दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। तो आप इसको अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिलेबस से हट गया है, ये रेडियो एक्टिविटी वाला जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है ना डिके कांस्टेंट वाले, वो हट गए हैं आपके सिलेबस से। तो अब और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसका पार्ट 2 कल मैं इसके ये जो क्वेश्चन हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन ये कल कवर कर लूँगा नेक्स्ट वाले। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज आपने काफ़ी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं और देख लिए हैं। तो ये 2020 के क्वेश्चंस हैं जो कि टर्म 2 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। सॉरी, टर्म 2 एग्जामिनेशन नहीं हुआ था 2020 में, उसका फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था, लेकिन आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी के क्वेश्चंस कवर करूँगा इसके, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कवर करूँगा। ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए और वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसको आप मिस मत करना। क्योंकि अगर आप सोचो कि कहीं की कहीं पढ़ाई करते समय, प्रैक्टिस करते समय आप अपने इन वीडियोज़ को ना देखो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 में पूछे गए थे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है इनके सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। और एक और चीज़ याद रखना कि इस वाले पीरियड में आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, आपको मैक्सिमम सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम सॉल्व करिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।